नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सिर्फ इसमें संविधान का संशोधन ही नहीं, बल्कि जो संविधान संशोधन की क्या प्रक्रियाएं होती हैं और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, वो सभी दोस्तों इस वीडियो में कवर कर लिए जाएंगे। बस आपको लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि जो आज की क्लास है बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कोई भी इस क्लास को स्किप करके नहीं जाएगा और ना ही इसे मिस करना है। ये आप लोग जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, जो भी चैनल में नए हो तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना जिसे भी इस वीडियो की नीड हो। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान के संशोधन का उल्लेख किस भाग के अंतर्गत किया गया है। दोस्तों तो याद रखिएगा, भाग 20। किस भाग के अंतर्गत? भाग 20 के अंतर्गत संविधान के संशोधन का उल्लेख किया गया, ठीक। ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। काफ़ी बार ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और ऐसे क्वेश्चन हम इसलिए लाए हैं क्योंकि दोस्तों फिर से इनके पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है, वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। 360, 362, 368 या 380? तो दोस्तों याद रखिएगा 368, ठीक। भाग 20 के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद? 368, ठीक। अगर भाग पूछ दे भाग 20 और अनुच्छेद पूछ दे 368, इसके तहत संविधान संशोधन जो है वो शक्ति किसे मिली है? संसद को मिली है, ठीक, संविधान संशोधन की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 368। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान के संशोधन का आरंभ निम्नलिखित में से कहां पर विधेयक को पुनः स्थापित करके किया जा सकता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो संविधान है ये राज्य विधानमंडल में नहीं, सिर्फ और सिर्फ संसद में, किसके द्वारा? संसद के द्वारा ही संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक। कौन सा कथन असत्य है? ये विधेयक को किसी मंत्री के द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, चाहे मंत्री हो या गैर सरकारी, ठीक, या गैर सरकारी सदस्य। गैर सरकारी वही होते हैं, वो संसद के सदस्य होते हैं, लेकिन मंत्री नहीं होते, ठीक। मंत्री को सरकारी सदस्य कहा जाता है, बस इतना याद रखिएगा। तो दोस्तों चाहे विधेयक हो, चाहे वो गैर मतलब कि चाहे मंत्री हो या गैर सरकारी सदस्य हो, दोनों के द्वारा ही इसे पुनः स्थापित किया जा सकता है या लाया जा सकता है। और दोस्तों जो सी कहा गया, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। दोस्तों ये जो छोटे छोटे स्टेटमेंट है ना, इसमें हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, और यही जो है एग्जाम में दे देता है एग्जामिनर। और आजकल का आप लोग देख भी रहे हैं कि पैटर्न कैसा है। तो दोस्तों ये जो चैनल है वो इसी टाइप के क्वेश्चन को आपके सामने रखने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक। जिससे कि आजकल आप लोग खुद देख रहे हैं कि कैसा पैटर्न बन रहा है। आपने देखा होगा कि जो पेट का एग्जाम है, ठीक, जिससे मतलब कि जॉब भी नहीं मिल रही, उसका देखिए कैसा लेवल था। तो दोस्तों आजकल जो है एग्जामिनर के हिसाब से हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो दोस्तों आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो जितने भी वीडियो हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि जिसका जो कंटेंट 1 नंबर का होगा वो आपके सामने रहेगा, ठीक। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है, ठीक। तो ये असत हो जाएगा, मतलब कि राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यक बिल्कुल नहीं है इसके लिए, ठीक। लेकिन सी में क्या कहा गया है? आवश्यक है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी मंत्री और गैर सरकारी सदस्य दोनों के द्वारा इस विधेयक को दोस्तों क्या किया जा सकता है? पेश किया जा सकता है, ठीक, लाया जा सकता है। तो ये दो स्टेटमेंट भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों पहला है कथन, संविधान संशोधन विधेयक का आरंभ केवल लोकसभा से ही किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक का आरंभ केवल राज्यसभा से ही किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक का आरंभ संसद के किसी सदन से किया जा सकता है, ठीक, सिंपल सा याद रखिए, किसी भी सदन से किया जा सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल राइट है ये, ए और बी एकदम गलत हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि केवल लोकसभा से ही किया जाए और केवल राज्यसभा से ही किया जाए। किसी भी सदन, मतलब संसद के किसी भी सदन, संसद के 2 सदन, राज्यसभा लोकसभा, मतलब कि राज्यसभा या लोकसभा में से किसी से भी इसका जो आरंभ है वो किया जा सकता है, संविधान संशोधन विधेयक को, ठीक, पेश किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विधेयक को दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है। दोस्तों याद रखिएगा, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, ठीक, साधारण बहुमत से संविधान संशोधन तो किया तो जा सकता है, बिल्कुल सत्य है जो ऑप्शन ए कह रहा है, लेकिन दोस्तों वो 368 के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक। तो क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान देना जरूर, ठीक। कोई भी सिली मिस्टेक एग्जाम में नहीं करेगा, उसकी प्रैक्टिस भी हम आपको कराते रहेंगे अपने वीडियो के थ्रू। तो विधेयक के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है। दोस्तों ये गलत हो जाएगा क्योंकि 368 की बात चल रही है। विधेयक को दोनों सदनों में 1/3 बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है, बिल्कुल गलत दोस्तों, ये तो बहुत कम हो जाएगा। विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है, तो दोस्तों ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जो विशेष बहुमत का मतलब होता है सदस्यों का, मतलब कि जो सदन की जो कुल सदस्यता है, ठीक, जो कुल सदस्य हैं उसका बहुमत, और जो उपस्थित सदस्य हैं उसका 2/3 बहुमत, ठीक। मतलब कि उपस्थित का मतलब रिक्तियां जो हैं मतलब कि हटा दी जाएंगी, जितने उपस्थित उनका 2/3, ठीक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, संसद में किसी विधेयक के लिए विशेष बहुमत से क्या तात्पर्य है? जैसा कि अभी हमने बात की, संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, क्या 2/3 बहुमत, ठीक। तो याद रखना ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई भी संयुक्त बैठक से नहीं कराया जा सकता। मतलब होता नहीं है कि मान लीजिए कि एक सदन से पास हो गया और दूसरे में कुछ अड़चन आ गई या कम वोट मिला, तो इसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। संविधान संशोधन जो विधेयक है वो दोनों सदन से, चाहे राज्यसभा, मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों से अलग अलग ही पारित कराना अनिवार्य है। इसके लिए किसी भी ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक की व्यवस्था नहीं है, ठीक। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है, ये एकदम सही है। दूसरा कह रहा है दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कराया जा सकता है, एकदम गलत दोस्तों। दोनों सदनों के बीच असहमत होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित नहीं कराया जा सकता। संविधान संशोधन विधेयक का आरंभ राज्य विधानमंडल में नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों डी भी सही है, सी भी सही है और ए भी सही है। तो इसमें दोस्तों पूछा है कि असत्य, मतलब कि इसमें असत्य पूछा था, ठीक। क्या पूछा था? असत्य। याद रखना, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, असत्य पूछा था। तो दोस्तों याद रखना, ये जो कौन था, ये जो दोस्तों है सही, ये जो बी वाला ऑप्शन है ये एकदम गलत हो जाएगा, ठीक। मतलब कि ये जो है ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। इसमें लिखा है संयुक्त बैठक, लेकिन यही असत्य है, संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन दोस्तों याद रखिए, एकदम अपना आँख कान खोल कर इसको पढ़िए, ए, सी और डी एकदम सही है। ये भी स्टेटमेंट बन सकता है क्या? प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है, बिल्कुल। ज्वाइंट सिटिंग की कोई भी इसमें व्यवस्था नहीं है। और जो आरंभ है ये राज्य विधानमंडल में नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ संसद में किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक के संसद को, मतलब जो संविधान संशोधन विधेयक है, इसे संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की इसमें क्या भूमिका होती है? मान लीजिए कि पारित हो गया, ठीक, राज्यसभा और लोकसभा में दोनों से अलग अलग पारित हो गया। इसके बाद जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा तो क्या जरूरी है कि राष्ट्रपति इसको अपनी सहमति दें, या इसे पुनर्विचार के लिए भेज दें, या सहमति ना दें, ठीक, या रिजेक्ट कर दें? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी ही पड़ेगी। ना ही इसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है और ना ही दोस्तों ये अपनी सहमति देने से इसको अनिवार्य कर सकता है, ठीक। मतलब स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। तो ऑप्शन ए जो है दोस्तों ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे ही देंगे, ठीक, बिल्कुल देंगे। इसको वो रोक नहीं सकते, ना ही पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखिए इससे दो चीज़ और याद रखना, सहमति देना ही पड़ेगा, ठीक, और दूसरा पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेज सकते कि पुनर्विचार के बाद सहमति दे, ऐसा भी नहीं कर सकते, ठीक। तो एक एक स्टेटमेंट आपको अच्छे से पढ़ना है, याद रखना है दोस्तों। जब यकीन मानिए मेरे हिसाब से आप लोग पढ़ेंगे तो आपके जो क्वेश्चन है वो गलत होंगे ही नहीं एग्जाम में, ठीक, कोई भी कन्फ्यूजन भी नहीं रह जाएगी। बस एक से दो बार इसको देख लेना मेरे वीडियो को। और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, है ना, वरना आप बहुत कुछ इसमें हो सकता है आगे मिस कर दें, ठीक। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी आपको आगे अगर ना पसंद आए तो अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन सब्सक्राइब करने में आपका कोई घाटा नहीं है ना, फ़ायदा ही होने वाला है, वो मेरी गारंटी है। नेक्स्ट दोस्तों, संविधान संशोधन के निम्नलिखित में से कितने प्रकार होते हैं? मतलब कितने प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है? तो दोस्तों याद रखिएगा तीन प्रकार से। और वो कौन से प्रकार हैं ये हम आगे के क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं।
संविधान संशोधन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस तरह से आरंभ की जा सकती है? ए, संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके द्वारा भी जो है काफ़ी जो भाग है तो वो संविधान का चेंज किया जा सकता है, मतलब कि संशोधित किया जा सकता है। तो दोस्तों ए जो है एकदम करेक्ट है। बी, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, दोस्तों ये भी जो है एकदम करेक्ट है। सी, संसद के विशेष दोस्तों इसमें थोड़ा सा जो है वो गलत है, ठीक। एक ऑप्शन डी इधर लिख लीजिए, उपयुक्त सभी। क्या लिखना है आप लोगों को? उपयुक्त सभी, ठीक, उपयुक्त सभी, ये ऑप्शन नहीं है, ठीक। तो देखिए दोस्तों, ए है संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, बी है संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, और सी है संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के बाद संशोधन, या डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो उपयुक्त सभी मतलब कि जो तीनों हैं वो करेक्ट हैं। क्या हो जाएंगे? तीनों जो है वो करेक्ट हो जाएंगे, तीनों उपयुक्त सभी। संसद के साधारण बहुमत से भी हो सकता है, विशेष बहुमत से भी, और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के बाद भी। और ये किस किस में हो सकता है इसको हम आगे चर्चा करेंगे, मतलब कि कोई भी कंफ्यूजन रहने देंगे ही नहीं हम आपके मन में, ठीक। तो देखिए दोस्तों, संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से किए जा सकने वाले संविधान संशोधन में निम्नलिखित में से कौन सा सकता है? तो देखिए दोस्तों, जो कि हमने आर्टिकल 2 पढ़ा था, नए राज्यों का प्रवेश या गठन, ठीक, ये साधारण बहुमत से ही हो सकता है, ठीक। ये याद रखना है किसमें? ये अनुच्छेद 2 में है, जो कि हमने बात की थी किसमें? संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र में। वो वीडियो भी आप लोग जरूर से जरूर देख लेना, ठीक। तो नए राज्यों का प्रवेश या गठन, ये भी किसके द्वारा? साधारण बहुमत से हो सकता है। नए राज्यों का निर्माण और उनकी सीमाओं में परिवर्तन, मतलब कि राज्य, भारत के जो राज्य क्षेत्र है, अंदर की बात, बाहर की बात नहीं कर, मतलब जो भारत का खुद का है उसका पुनर्सीमन, चाहे वो नाम में परिवर्तन करना हो, चाहे राज्यों का पुनर्सीमन करना हो, वो सब भी दोस्तों साधारण विधेयक की तरह हो सकता है, साधारण विधेयक से हो सकता है। सी है राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति। तो दोस्तों ये भी जो है सब जो है वो साधारण विधेयक से हो सकते हैं, साधारण बहुमत से। तो दोस्तों उपयुक्त सभी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, संसद के विशेष बहुमत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन किया जा सकता है? ए, मूल अधिकार, बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सी, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया। तो दोस्तों तीनों ही ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट हैं, लेकिन सी पर ध्यान रखिए, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है इसमें विशेष बहुमत तो है, मतलब कि ऑप्शन तो एकदम करेक्ट है, लेकिन इसमें जो है आधे राज्यों की, मतलब कि आधे राज्य जो है उनका बहुमत भी जो है वो जरूरी होगा। कैसा? साधारण बहुमत। तो दोस्तों इसका जो है ऑप्शन करेक्ट डी जो हो जाएगा, एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट दोस्तों, संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों की स्वीकृति के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन किया जा सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया। क्यों दोस्तों? जो राष्ट्रपति है वो सभी राज्य को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों इसके लिए आधे राज्यों की जो है वो संस्तुति अनिवार्य है। दूसरा जो दोस्तों है वस्तु और सेवा कर परिषद, ठीक। और तीसरा है केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, ठीक। वस्तु एवं सेवा कर परिषद तथा केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, ठीक। सी है उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। तो दोस्तों ये जो तीनों हैं, ठीक, तीनों के तीनों जो है वो एकदम करेक्ट हैं। इसके लिए जो है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति अनिवार्य है। इसको देखना दोस्तों, इसमें अच्छे से ध्यान देना। राष्ट्रपति का निर्वाचन पूछ देगा, ठीक, किसके तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है, किस प्रकार के तहत? वस्तु एवं सेवा कर परिषद, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। इसके लिए दोस्तों जो विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की स्वीकृति भी अनिवार्य है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार पहला संविधान संशोधन निम्नलिखित में से कब हुआ? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो पहला संविधान संशोधन है वो हुआ था 1951 को। कब हुआ था दोस्तों? 1951 को, ठीक। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगर बात कर दे पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो दोस्तों वो हुआ था 1951 को, ठीक। इसमें बहुत सारे भूमि सुधार कानून जो थे वो लाए गए थे। इसके बारे में हम लोग कभी अलग वीडियो बना के चर्चा लिखना जान लीजिए। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के तहत किया गया? तो दोस्तों देखिए, इसमें हमने कवर कर दिया है ऑलरेडी, संपत्ति अधिग्रहण की व्यवस्था, ठीक। संपत्ति अधिग्रहण की व्यवस्था ये दोस्तों किसके तहत? 1951 जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम था उसके तहत किया गया। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना, ये तीनों जो पॉइंट है पूछ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बी है भूमि सुधार तथा न्यायिक समीक्षा से जुड़े कानून को 9वीं सूची में स्थान। सी है सामाजिक आर्थिक तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध हेतु राज्यों को शक्ति प्रदान करना। तो दोस्तों जो तीनों हैं वो करेक्ट हो जाएंगे, मतलब कि उपयुक्त सभी। मकसद मेरा इतना है कि आपको पता चल जाए कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो ऐड की गई हैं, ठीक, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के तहत।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों क्या पूछा है, 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के तहत दोस्तों ये जो है जितने भी अब आने वाले हैं संविधान संशोधन अधिनियम वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक, तो आप लोग जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और इसको जो है 1 से 2 बार मतलब कि अपना पूरा जो है कंसंट्रेशन बना कर रखिए अब। ठीक, तो दोस्तों दादरा और जो नागर हवेली है, ठीक, इसको भारतीय संघ में किसके द्वारा जोड़ा गया? 10वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। किसके तहत? 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के तहत। कैसे याद करोगे? देखिए दा से 10वां और दा से दादरा, दा से 10वां दा से दादरा। ठीक, आगे कहीं जो है किसी में दा नहीं आने वाला। ठीक, दमन दीव जो है वो गोवा दमन और दीव एक साथ होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा दा से दादरा और दा से 10वां। ठीक, 10वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे रिलेटेड है? दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ने से रिलेटेड। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार नागालैंड को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत अंतर्गत दिया गया? तो दोस्तों याद रखना 13। ठीक, 13वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है वो 1962 के तहत दिया गया। ठीक, किसके तहत? 1962 के तहत। और दोस्तों इसको कैसे याद रखना है, इसकी कोई ना कोई आप लोग अपने मन से भी ट्रिक बना सकते हैं या आप लोग कहना या हम ही बना दे रहे हैं। ठीक, नागालैंड। अब देखिए दोस्तों ये जो 13 है आप लोगों ने देखा होगा जो नाग है, नाग के जो फन पर दोस्तों ऐसे कुछ आकृति बनी रहती है। ठीक, ऐसी जो है आकृति बनी रहती है। तो दोस्तों आप लोग देखना जब आप लोग रिलेटेड करोगे जो तो 13 है, ठीक, 13 भी दोस्तों अगर इसको उल्टा करा जाए, ठीक, इसको उल्टा कर दो तो ये जो है ऐसे ही कुछ आएगा। ठीक, 1 13 ऐसे करके। तो दोस्तों कुल मिला के आप लोग आप अपने माइंड में रख सकते हैं कि जो 13वां है वो नाग मतलब कि नागालैंड। ठीक, नाग और नागा से याद रखिए। 13वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है वो नागालैंड को राज्य का दर्जा जो है दिया गया था इसी संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ठीक, तो इसका दोस्तों हो जाएगा 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में ये चीज पूछी गई है, रिपीट बहुत बार रिपीट हुआ है कि किसे लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत बहुत से परिवर्तन किए गए, बहुत से संशोधन किए गए। ठीक, बहुत से संशोधन किए गए, इसीलिए दोस्तों इसे लघु संविधान भी कह दिया जाता है। क्या कहा जाता है? लघु संविधान। तो आप लोग इसको मत भूलना। अब नेक्स्ट है दोस्तों, 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गोवा दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल करने से, पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल करने से, या दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल करने से? तो दोस्तों दादरा तो पता चल गया, दा से दादरा, दा से 10वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक, नागालैंड का 13वां। ठीक, आप लोग याद रखना नागालैंड कौन सा था? 13वां। तो पूछा है 12वां दोस्तों, तो 12वां जो है दोस्तों वो गोवा दमन और दीव को, किससे? गोवा दमन और दीव को जो है वो भारतीय संघ में शामिल करने से रिलेटेड है। ठीक, याद रखिएगा गोवा दमन और दीव को। ठीक, गोवा दमन और दीव को रिलेटेड है। ठीक, अब दोस्तों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दोस्तों, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत निम्नलिखित में से किस भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया? तो दोस्तों देखिए इससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो देखिए, एक तो यही बन जाएगा सिंधी जो है वो कौन सी भाषा के रूप में संविधान में ऐड की गई? देखिए आप सभी को पता होगा पहले शुरू में कितनी भाषा थी? मूल संविधान में 14। देखिए क्वेश्चन बन सकता है मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14। अब कितनी है प्रेजेंट टाइम में? वो कितनी है प्रेजेंट टाइम में है दोस्तों? 22। ठीक, अब देखिए याद रखना, तो सिंपल सी बात है पहली भाषा कौन से रूप में जोड़ी गई होगी? 15वीं भाषा के रूप में। तो दोस्तों याद रखना 15वीं भाषा पूछते कौन है? वो है सिंधी। और दोस्तों यही भाषा जो थी 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत संविधान में ऐड की गई। किसके तहत? 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत संविधान में ऐड की गई। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया? ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा इसमें शायद दिया नहीं है, 1 मिनट दोस्तों, ये जो 35 की जगह आप लोग 36 कर देना। ठीक, ये जो है 35 इसकी जगह आप लोग क्या कर देना? 36 1 मिनट, ये जो 38 है इसकी जगह आप लोग 36 कर देना। ठीक, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। याद रखना निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया? तो दोस्तों याद रखना 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। ठीक, अच्छा 35वें में क्या हुआ था? 35वें में दोस्तों ये हुआ था कि जो सिक्किम की जो संरक्षण की व्यवस्था थी, मतलब कि सिक्किम की जिम्मेदारी, उसकी रक्षा की जो जिम्मेदारी थी
वो भारत ने ली थी। बाद में दोस्तों अब भारत इतना प्यारा देश है अपना, सिक्किम को लगा भारत का पूर्ण राज्य बनने में हमें ज़्यादा फायदा है, तो दोस्तों सिक्किम ने खुद ऐसा कहा था। इसीलिए दोस्तों 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत सिक्किम को दोस्तों भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक, दे दिया गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। नेक्स्ट है दोस्तों, संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में अयोग्य ठहराने के लिए संविधान में कौन सा संविधान संशोधन किया गया। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगर आप सभी ने एग्जाम दिया होगा तो आपको काफ़ी बार ये क्वेश्चन मिला होगा। अच्छा देखिए, इसको ट्रिक से याद कर लीजिए। दल बदल की बात कर रहा है, दल बदल से मतलब क्या है दोस्तों, होता क्या है, मान लीजिए कि हमें चुनाव लड़ना है, ठीक, हमने चुनाव लड़ा किसी एक पार्टी, मान लीजिए कि ए पार्टी है, उससे हमने चुनाव लड़ा, ठीक। अब हुआ क्या दोस्तों, बी पार्टी द्वारा हमें लालच दिया गया, ठीक। तो देखिए हम किसका मतलब कि किसका प्रतीक का यूज करके हमने चुनाव लड़ा, किसका फेस, ए का, ठीक, जो ए पार्टी थी उसका चेहरा यूज करके हमने चुनाव लड़ा। अब बाद में हुआ क्या दोस्तों, उसका फायदा तो हमने उठा लिया और जनता ने भी हमें उसी विश्वास पर वोट दिया। किस विश्वास पर, कि ये जो ए पार्टी है ये अच्छी है और इसका जो कैंडिडेट है इसको हम वोट देंगे। फिर बाद में होता क्या था दोस्तों, जो विधायक या सांसद जो थे वो खरीद लिए जाते थे पैसे देकर। मान लीजिए कहीं पर कुछ सीट से किसी की सरकार नहीं बनी तो पैसों का लालच देके विधायक या सांसद को खरीदते थे। अब दोस्तों होता क्या था, एक हिसाब से देखा जाए ये तो अनैतिक काम था। क्यों, क्योंकि जनता ने तो किसी दूसरी विश्वास से आपको दिया है ना, और किसी दूसरी सरकार में आने के लिए, और आपने क्या किया, जनता का विश्वासघात करके पैसे लेके दूसरी सरकार में चले गए। तो दोस्तों इसको अनैतिक मामला मानते हुए, क्योंकि ऐसा बहुत होता था, इस पर एक दोस्तों आपने लाइन भी सुनी होगी, आए राम गए राम, ये भी बहुत फेमस थी। एक दोस्तों थे, एक गया राम जी थे, इन्होंने कम से कम 3 बार, एक ही बार में 3 बार दोस्तों क्या किया, दल बदल किया। तो दोस्तों तब से ये कहावत भी फेमस हो गई, आए राम गए राम, आए राम गए राम, ठीक। तो दोस्तों जो 52वां संविधान संशोधन इसको कैसे याद करोगे, तो देखिए दोस्तों 5 साल में चुनाव होते हैं और 5 साल बाद हमारे घर में नेता आते हैं, क्या कहते हैं, वोट दो दो दो, ठीक, वोट दो आते कितने बार है, 5 साल, और बीच में भूल जाते हैं। तो 5 और 2 से याद रखिएगा 52वां, ठीक। और 52वां संविधान संशोधन जो है वो किससे संबंधित है दोस्तों, दल बदल कानून थे। और इसके तहत दोस्तों एक चीज़ और याद रखना, कौन सी अनुसूची संविधान में ऐड की गई थी, तो दोस्तों 10वीं अनुसूची, ठीक, 10वीं जो अनुसूची है वो संविधान में ऐड की गई थी इसी संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, जो कि हम लोग जब अनुसूची वाला एक वीडियो बनाएंगे तो उसके तहत समझ लेंगे। तो दोस्तों आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब आप लोग याद रखना 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 जो है वो दल बदल से रिलेटेड है, ठीक, दल बदल से रिलेटेड है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत निम्नलिखित में से लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में मतदान की उम्र 21 से घटाकर कितनी की गई। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन यही बनेगा कि जो 21 से 18 किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कर दी गई है। तो ये 61वें कौन सा, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत क्या किया गया दोस्तों, लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में मतदान की जो उम्र थी उसे 21 से घटाकर कितने कर दिया गया, 18 साल। याद रखना कितने कर दिया गया, 18 साल। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के अनुसार 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत निम्नलिखित में से संविधान में कौन सी भाषा जोड़ेगी, ठीक, कौन सी भाषा जोड़ेगी। तो दोस्तों याद रखना नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी। इसको देखो कैसे याद रखोगे आप लोग, ट्रिक से, नमक से। कैसे याद रखोगे, नमक से, ठीक, कैसे याद रखोगे, नमक से। ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोकड़ी। तो दोस्तों अब देखिए 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत ऐड की गई है, इसको याद रखना। ये पूछ देगा कि कौन सी जो भाषा है वो ऐड की गई। तो दोस्तों नमक, ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, को से कोकड़ी, मतलब कि जो तीनों हैं वो ऐड की गई। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा देखिए यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और समझ लीजिए कि दोस्तों जो 92वां संविधान संशोधन था उसके तहत जो है कौन कौन सी भाषा जोड़ेगी, ठीक, यहीं पर हम लोग कवर किए ले रहे हैं। जो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम था उसके तहत कौन सी भाषा जोड़ेगी। तो दोस्तों याद रखिएगा जो 92वां संविधान संशोधन था उसके तहत बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली, ठीक। एक था कौन सा अधिनियम, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम था उसके तहत दोस्तों, और ये कब आया था, 2003, ठीक, 2003। इसके तहत दोस्तों कौन कौन सी भाषा जोड़ेगी, एक तो बोडी, ठीक, एक था दोस्तों कौन सी, बोडो, फिर डोगरी, ठीक, बोडो, डोगरी,
मैथाली, ठीक, मैथिली, और दूसरा था दोस्तों संथाली, ठीक, याद रखना। BDMS कौन सी? BDMS। देखिए शॉर्ट कट में याद रखिए BDMS, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। किसके तहत जोड़ेगी? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, याद रखना। किसके तहत? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। अच्छा देखिए कैसे याद रखोगे, हम लोगों ने पढ़ा था जो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम था, ठीक, उसके तहत किसको जोड़ा गया? उसके तहत जोड़ा गया किसको? सिंधी को। फिर दोस्तों 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किसको जोड़ा गया? नमक, मतलब नेपाली, मणिपुरी, कोकरी। अब देखिए 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में ये 92 आ रहा है, तो दोस्तों जो नेक्स्ट संविधान संशोधन है ये 92वां होगा। तो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत बोडो डोगरी मैथिली संथाली, ठीक, याद रखना BDMS। आप लोग 2 बार याद करोगे, ठीक, आप लोग 2 बार याद करोगे, मतलब 3 से 4 बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगा, BDMS, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। तो आई थिंक चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो दोस्तों इसको आप लोग याद रखना। 69, ठीक, 69 संविधान संशोधन, इसमें दोस्तों फिर थोड़ा सा वो है मिस्टेक है, आप लोग याद रखना। 69 जो संविधान था, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम दोस्तों, ठीक, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1991 था, ठीक, इसको याद रखना आप लोग। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक दोस्तों, 69वां, ठीक, याद रखना। जो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 था, ठीक। अच्छा मिसप्रिंट से एक फायदा और हो जाता है, आप लोग का जो कंसंट्रेशन है वो और अच्छे से बन जाता होगा, अब आप लोग इसको भूलोगे नहीं, ठीक। तो 68 नहीं था, 69वां था, ठीक। 69 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1991, उसके तहत दोस्तों क्या किया गया? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया, ठीक। और दोस्तों इसी के तहत दिल्ली का नाम बदल कर रख दिया गया राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, ठीक, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। तो दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई? तो दोस्तों याद रखिएगा 71वां जो संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 था, इसके तहत किसे किया गया? जो नगर पंचायत था, मतलब ग्राम पंचायत, ठीक, हम कह सकते हैं, जो क्या था दोस्तों, पंचायती राज जो संस्थाएं थी, उसको दोस्तों क्या किया गया? उसको संवैधानिक स्थिति और उसकी रक्षा के लिए दोस्तों क्या बनाया गया? उपबंध बनाया गया। ये तो चलिए पहले क्या होगा? गांव से शुरुआत होगी, मतलब जो पंचायती राज होगी, उसके बाद दोस्तों नगर पालिका पर हो जाएगा। तो 73 के बाद सीधा जो 74 आता है वो हो जाता है दोस्तों किससे? नगर पालिका से रिलेटेड, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे शहरी निकाय से। तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई? तो दोस्तों याद रखिएगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। देखिए 73वां किससे संबंधित है? इससे किससे? पंचायती जो राज व्यवस्था है। और जो दोस्तों 74वां है उसके जस्ट एक अगर ऐड कर दो इसमें, तो वह है दोस्तों शहरी स्थानीय निकाय से। और दोस्तों यहीं से शुरुआत हो जाती है त्रिस्तरीय शासन प्रणाली की। कैसी? त्रिस्तरीय। पहले क्या था दोस्तों? पहले था द्विस्तरीय, मतलब खाली केंद्र और राज्य द्वारा शासन। अब दोस्तों स्थानीय जो स्वशासन है, स्थानीय निकाय द्वारा भी शासन चलाया जाने लगा। यहीं से दोस्तों हो जाती है किसकी शुरुआत? इस हो जाती है त्रिस्तरीय शासन प्रणाली के, ठीक। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अनुच्छेद 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। दोस्तों आर्टिकल जो 21A है, ठीक, याद रखना। अगर पूछ देगा कि मतलब वो किससे ऐड किया गया, तो दोस्तों वो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत ऐड किया गया, ठीक। और इसके तहत जो है शिक्षा को, मतलब कि प्रारंभिक जो शिक्षा है, इसको मूल अधिकार बनाया गया। क्या बनाया गया? मूल अधिकार, मतलब कि अब ये राज्य पर बाध्यकारी हो जाएगा। क्या बाध्य है ना? यह राज्य पर बाध्यकारी रहेगा कि वो मूल अधिकार के तहत ये मूल अधिकार बना दिया गया है, इसलिए हर बच्चे को जो प्रारंभिक शिक्षा है ये निःशुल्क जरूर दें, ठीक। बी है दोस्तों, अनुच्छेद 51A के तहत एक नया 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। दोस्तों ये माँ बाप के लिए कर्तव्य जोड़ा गया था। क्या? कि दोस्तों वो जो है अपने जो बच्चे हैं 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा जरूर दें, ये एक कर्तव्य के रूप में था, ठीक। और दोस्तों 6 से राज्यों को, मतलब कि राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया था। ये दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी किया गया था, ठीक। तो दोस्तों ये जो तीनों प्रावधान है वो एकदम करेक्ट है। क्या है? वो एकदम करेक्ट है, ठीक। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत, दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक। उसके बाद 4-5 रह गए संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक। वो हम मालूम कैसे करेंगे, वो हम कवर करेंगे, लेकिन कैसे, एक ट्रिक के माध्यम से। जो जितने भी संविधान संशोधन अधिनियम है एक साथ ला के, या तो किसी कविता के माध्यम से, या तो किसी ट्रिक या स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को पूरा रटवा देंगे, ठीक, जिससे आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसमें दोस्तों क्या जरूरी था इस वीडियो में, इसमें जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी था, ठीक। तो देखिए कह रहा है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया। दोस्तों बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन बार बार आता है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको क्या याद रखना है, पूछ देगा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए, तो दे देगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, बंधुत्व, अखंडता। तो दोस्तों बंधुत्व से पहले से था, आप लोग याद रखना समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जो अखंडता है वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत ऐड किया गया, ठीक। इसके बाद दोस्तों क्या है, नया भाग फोर मूल कर्तव्य से संबंधित जोड़ा गया। एक दोस्तों मूल कर्तव्य जो भाग है 4A, ठीक, या 4-4 का भी हम लोग कहते हैं, वो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही जोड़ा गया। ये सब जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। आप लोग 2 बार तो वीडियो जरूर देख लेना, जिससे कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए, और पेपर में आप लोग जब एग्जाम हो तो सिली मिस्टेक करने से बचें। तीसरा है 3 नए निर्देशक तत्व, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मगारों का भाग लेना, वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा, ठीक, ये भी जोड़े गए। तो दोस्तों इसके लिए आप लोग हमारा कल का जो वीडियो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो उसको देख लेना, उसमें आप लोग अच्छे से पूरा जो है वो कवर किया गया है, जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो दोस्तों ये जो जितने भी कथन हैं वो सबके सब एकदम करेक्ट हैं, ठीक, याद रखिएगा। अच्छा देखिए कुछ जो अनुच्छेद है वो रह गए हैं, मतलब कि जो कुछ संविधान संशोधन है वो रह गए हैं। जैसे कि दोस्तों एक रह गया है जो 86वां संविधान संशोधन, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक। एक दोस्तों रह गया जैसे कि 91वां संविधान संशोधन, इंपॉर्टेंट है, ठीक, जो है हम लोग आगे के वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक, आगे के वीडियो में कवर कर देंगे, ज़्यादा नहीं है, बस 5 से 6 हैं, ठीक। लेकिन करेंगे क्या, जो पीछे अभी तक हमने आपको पढ़ाया है और जो 5-6 रह गए हैं, इसको एक सेपरेट वीडियो में किसी ट्रिक या कविता के माध्यम से पढ़ेंगे, ठीक, जिससे कि संविधान संशोधन से रिलेटेड जितना भी कन्फ्यूजन है वो आपके माइंड से हट जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। कल नहीं बल्कि आज शाम को ही 5 बजे के बाद जो है एक वीडियो पड़ जाएगा, ठीक। आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो होगा, मतलब कि फुल तरह से जो रिलेवेंट चीज़ होगी वही हम डालेंगे, ठीक। रिलेवेंट चीज़ होगी वही क्वेश्चन बनाते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, और आपको लगे हमारा यूट्यूब चैनल जो ज्वाइन करने के बाद कि हाँ तो एग्ज़ाम हॉल फुल मोटिवेट रहिए और ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको डिमोटिवेट करे या आपसे डांट सके, जो आपका साथ मोटिवेट करने में सुनिए का सिर्फ साथ पकड़िए। और दोस्तों मोटिवेशन में इतना भी मत पड़ना, याद रखना मोटिवेशन जो अंदर से आता है ना वो हमेशा रहता है। तो दोस्तों आपको पता है मोटिवेशन कब लास्ट तक रहेगा, जब मान लीजिए कि आप जो है अगर कंसिस्टेंट पढ़ेंगे, जैसे आज मान लीजिए कि आज आपने 10 दिन पढ़ा कस के मोटिवेट होके, फिर कल आपने क्या किया 1 घंटा, फिर धीरे धीरे आप पढ़ना बंद कर दोगे। आप 4 घंटे पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, तो आप देखोगे जब धीरे धीरे आपके माइंड में चीज़ें सेट होने लगेंगी, फिर जो मोटिवेशन आएगा अंदर से वो दोस्तों लंबे समय तक रहेगा, और जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाएगी तब तक वो बना ही रहेगा। और बल्कि दोस्तों ये जो अनुभव है ये हर फील्ड में, नौकरी मिलने के बाद भी जो हर फील्ड में आपके काम आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।